हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत और ऑस्ट्रिया को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी रशिया के बाद वहां से डायरेक्ट ऑस्ट्रिया चले गए थे और वहां पर उन्होंने ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहामर के साथ वहां पर कई सारी बायलैटरल मीटिंग्स भी की। अब ऑस्ट्रिया के अंदर वहां पर गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं बल्कि जर्मनी की तरह चांसलर होता है, तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की सारी मीटिंग्स ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ हुई। अब हुआ क्या कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया पहुंचे तो वहां पर मीटिंग्स में ऑस्ट्रिया के चांसलर ने साल 1950 में ऑस्ट्रिया की आज़ादी में मदद करने के लिए भारत को धन्यवाद बोला, यानी कि थैंक्स बोला। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1938 में हिटलर के रूल में नाजी जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर 2 में जब अलाइड फोर्सेस ने नाजी जर्मनी को हरा दिया था, उसके बाद फिर ऑस्ट्रिया के ऊपर फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उस समय के सोवियत यूनियन, इन चारों ने कब्जा कर लिया था। चारों ने ऑस्ट्रिया को 4 हिस्सों में बांटकर अपना अपना हिस्सा पकड़ लिया था। उसके बाद फिर ऑस्ट्रिया को इन चारों से भी आज़ादी के लिए काफी सारा संघर्ष करना पड़ा था और उसी संघर्ष में भारत ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया था। एक देश के रूप में ऑस्ट्रिया को मान्यता देने वाला भारत दुनिया के पहले देशों में से एक था। यूनाइटेड नेशन से लेकर कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर भी भारत की सरकार ने उस समय ऑस्ट्रिया का साथ दिया था और ऑस्ट्रिया को एक आजाद देश के रूप में स्थापित करने की मांग की थी। डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भारत ने उस समय ऑस्ट्रिया की काफी मदद की थी, तब जाकर ऑस्ट्रिया को इन चारों देशों से आजादी मिली थी। इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऑस्ट्रिया में भुखमरी वाले हालात पैदा हो गए थे, जिसके बाद ऑस्ट्रिया ने मदद मांगी और भारत ने तब ऑस्ट्रिया की मदद के लिए काफी सारा अनाज भी भेजा था। इसलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया पहुंचे तो साल 1950 के दशक को याद करते हुए ऑस्ट्रिया के अभी के चांसलर कार्ल नेहामर ने प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद यानी कि थैंक्स बोला, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्रधानमंत्री मोदी वहां पर भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि रशिया ने भारत को सिविलियन प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग का एक ऑफर दिया है। दरअसल भारत की सरकार पिछले काफी सालों से कोशिश कर रही है कि बोइंग या फिर एयरबस, ये दोनों प्लेन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भारत पे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पर स्थापित करें और यहाँ पर आकर मेड इन इंडिया के तहत अपने प्लेन्स को भारत में मैन्युफैक्चर करें। अब देखा जाए तो भारत की एयरलाइन कंपनीज ने पिछले कुछ सालों में 1000 से ज्यादा प्लेन्स के ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, लेकिन बोइंग और एयरबस ये दोनों कंपनीज भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने से बिल्कुल मना कर रही हैं। अब मसला ये है कि इस दुनिया में जितने भी कमर्शियल प्लेन्स बिकते हैं उसमें से 80 से 90% यही दोनों कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं। चाइना की कोमैक और रशिया की यूएसी, ये दोनों कंपनीज भी कोशिश कर रही है कि बोइंग और एयरबस की मोनोपोली को किसी भी तरह से तोड़ा जाए, लेकिन इनके लिए भी काफी चैलेंजिंग है। चाइना के पास तो फिर भी बड़ी डोमेस्टिक मार्केट है और पैसेंजर्स की संख्या भी काफी ज्यादा है, लेकिन रशिया की पॉपुलेशन काफी कम है। इसलिए अब कमर्शियल प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रशिया ने भारत को बड़ा ऑफर दिया है। रिपोर्ट्स आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मीटिंग में कमर्शियल प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग का मुद्दा भी उठा। उसी को लेकर रशिया ने भारत को ऑफर दिया है कि अगर भारत की किसी कंपनी से रशिया को 200 कमर्शियल प्लेन्स का एक ऑर्डर मिलता है तो वो कमर्शियल प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में स्थापित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो मेड इन इंडिया के तहत भारत में कमर्शियल प्लेन्स मैन्युफैक्चर करने को रेडी है। इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स भी इंडियन मार्केट से प्रोक्योर किए जाएंगे और उन एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस और रिपेयर भी रशिया भारत में ही करने को रेडी है। रशिया ने तो खैर भारत को ऑफर दे दिया, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि भारत की कोई प्राइवेट कंपनी रशिया से कमर्शियल प्लेन्स परचेज करेगी, क्योंकि उनको फिर वो रशियन प्लेन्स अमेरिका और बाकी के वेस्टर्न देशों में भी फ्लाई करने होंगे और उसके सभी एलाइज रशिया के कमर्शियल प्लेन्स के ऊपर बैन लगा देते हैं तो वो प्लेन्स केवल भारत की डोमेस्टिक मार्केट में ही ऑपरेट कर सकेंगे, यानी एक तरह से उनके लिए काफी लिमिटेशन हो जाएगी। ऊपर से रशिया के साथ लिंक्स के कारण सैंक्शंस का जो खतरा है वो अलग से, जिसके चलते ये स्टेप काफी रिस्की साबित हो सकता है। हाँ, अगर रशिया भारत के साथ कोई जॉइंट वेंचर स्थापित करे और कमर्शियल प्लेन्स बनाने की हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे तो मे भी कुछ पॉसिबल हो सकता है। आज की थर्ड अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर से। न्यूज निकल कर आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इनपुट के बाद अब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने 7 मेंबर्स का एक पैनल बनाया है और इस पैनल का काम है जम्मू कश्मीर में जो भी इलीगल फॉरेन नेशनल्स रह रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको अपने देश वापस भेजना, यानी कि उनको डिपोर्ट करके अपने अपने देश भेजना। इलीगल तरीके से जो इमिग्रेंट्स जम्मू कश्मीर में पिछले 11 सालों से रह रहे हैं, जिनके पास ना कोई वीजा है या फिर एक्सपायर्ड वीजा के ऊपर जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उनका बायोग्राफिक और बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करके पूरा रिकॉर्ड बनाने के लिए कहा गया है और इस पैनल से कहा गया है कि ये हर महीने सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री यानी कि अमित शाह जी के टेबल के ऊपर अपनी रिपोर्ट सबमिट करें और बताएंगे कि क्या प्रोग्रेस हुई है। आई होप कि इसमें रोहिंग्या मुस्लिम्स भी शामिल हों, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या मुस्लिम्स की काफी माइग्रेशन हुई है और ये लोग कश्मीर में एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन सकते हैं। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है वर्ल्ड वाइड मेट्रो नेटवर्क को लेकर। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा मेट्रोस नेटवर्क वाले देशों में साल 2024 में भारत ने 3rd रैंक हासिल किया है
यानी थर्ड पोजीशन। फर्स्ट के ऊपर है चाइना और चाइना में 9,820 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है। सेकंड नंबर के ऊपर अमेरिका है और अमेरिका में लगभग 1,380 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है। थर्ड नंबर के ऊपर है भारत और भारत में 902 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है। फोर्थ नंबर के ऊपर है साउथ कोरिया और साउथ कोरिया में भी 888 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है। फिफ्थ पोजीशन के ऊपर है जापान और जापान में भी इस समय 816 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है। भारत अगले 2-3 सालों में मेट्रो नेटवर्क के मामले में अमेरिका को क्रॉस करके दुनिया में सेकंड पोजीशन हासिल कर लेगा, क्योंकि इस समय 300-400 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क भारत में अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अगर चाइना के साथ कंपेयर करें तो इस साल 2024 में चाइना का मेट्रो नेटवर्क भारत से 10 गुना से भी ज्यादा है। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने एक लॉ पास कर दिया है और अपने देश की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को यह अधिकार दे दिया है कि वो देश में किसी भी व्यक्ति की फोन कॉल्स और मैसेजेस को ट्रेस कर सकती है। इसको लेकर अब पाकिस्तान में सरकार का काफी विरोध हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि उनकी प्राइवेसी खत्म कर देगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या किसी भी देश को अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को सभी लोगों के फोन कॉल्स और मैसेजेस को ट्रेस करने का अधिकार देना चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की सिक्स्थ अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। दरअसल इस समय ब्रिक्स देशों की प्रेसिडेंसी रशिया के पास है और इस साल अक्टूबर महीने में जो ब्रिक्स देशों के लीडर्स का एक समिट होना है वो भी रशिया होस्ट करेगा। इसी को लेकर रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को मीटिंग के दौरान ब्रिक्स समिट के लिए पर्सनली इनवाइट किया है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी इस साल अक्टूबर महीने में दूसरी बार रशिया के दौरे के ऊपर जाएंगे, वो भी 3 महीने के अंदर अंदर। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत में ड्राइवरलेस कार को लेकर, यानी कि ऐसी कार्स जो कि ऑटोमेटिकली बिना किसी ड्राइवर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चलती हैं। इन कार्स के ऊपर कई सारे कैमरास, सेंसर्स और रडार्स लगे होते हैं, जिनकी मदद से आपस में आसपास के एरिया को स्कैन करके आगे बढ़ती हैं। इस समय चाइना, अमेरिका, यूरोप और दुनिया के कई सारे वेस्टर्न देश ड्राइवरलेस कार्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। कई देशों में तो ड्राइवरलेस कार्स को लेकर पायलट प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट हो गए हैं और इसको फ्यूचर की टेक्नोलॉजी माना जा रहा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ड्राइवरलेस कार्स भारत में नहीं आएंगी, एटलीस्ट जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब तक तो नहीं। दरअसल मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया श्री नितिन गडकरी सर ने एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक वो भारत में मिनिस्टर है तब तक वो भारत में ड्राइवरलेस कार्स आने नहीं देंगे। नितिन गडकरी सर ने कहा कि अगर भारत में ड्राइवरलेस कार्स आती हैं तो भारत के 80 लाख लोगों का रोजगार उनसे छिन जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में 80 लाख लोग ड्राइवर्स की नौकरी करते हैं और अगर भारत में ड्राइवरलेस कार्स आती हैं तो उन सबकी नौकरी छिन जाएगी, इसलिए वो अपने रहते भारत में ड्राइवरलेस कार्स बिल्कुल नहीं आने देंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत में भी ड्राइवरलेस कार्स आनी चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की 8th अपडेट आ रही है T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन क्रिकेट टीम के बॉलर को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि तेलंगाना की सरकार ने अपनी स्टेट के स्टार बॉलर मोहम्मद सिराज को T20 वर्ल्ड कप जीतने के ऊपर फैसिलिटेट किया है। तेलंगाना की सरकार की तरफ से मोहम्मद सिराज को सरकारी नौकरी दी जाएगी और उसके साथ ही तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने अनाउंस किया है कि वो मोहम्मद सिराज को हैदराबाद में एक रेजिडेंशियल प्लॉट भी गिफ्ट करेंगे, यानी कि एक जमीन का टुकड़ा मोहम्मद सिराज को फ्री में दिया जाएगा, जहां पर मोहम्मद सिराज अपना घर बना सकेंगे। आज की 9th अपडेट आ रही है भारत और इजराइल को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया जाकर व्लादिमीर पुतिन के साथ जो स्टेटमेंट जारी की है, उसमें एक बार फिर से भारत ने कहा है कि भारत एक इंडिपेंडेंट और आजाद फलस्तीन देश का समर्थन करता है और ये मांग करता है कि यूनाइटेड नेशंस में फलस्तीन को एक देश की तरह फुल मेंबरशिप मिलनी चाहिए। यानी भारत ने रशिया जाकर वहां पर भी वही पॉइंट उठाया जिससे इजराइल आज की डेट में काफी चिढ़ता है और इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता है कि फलस्तीन को यूनाइटेड नेशंस में एक देश के रूप में मान्यता मिले, क्योंकि इससे यूनाइटेड नेशंस में फलस्तीन के पास भी वोटिंग राइट्स आ जाएंगे, सेम जिस तरह से इस समय इजराइल के पास है। आज की 10th अपडेट आ रही है खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस के ऊपर लगे बैन को भारत सरकार ने 5 और सालों के लिए बढ़ा दिया है। मोदी सरकार ने सिख फॉर जस्टिस के ऊपर पहली बार 5 साल के लिए बैन लगाया था साल 2019 में। अब वो खत्म हो गया था, इसलिए उसको 5 और साल के लिए बढ़ा दिया गया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत में कई सारे आतंकी हमलों के आरोप में वांटेड है, लेकिन उसके पास कनाडा और अमेरिका इन दोनों देशों की ड्यूल सिटीजनशिप है, यानी वो कनाडा का भी और अमेरिका का भी नागरिक है। और जो ये इसका सिख फॉर जस्टिस संगठन है, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में रजिस्टर्ड है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।